मेरे साथ आप सभी का स्वागत है द मैथमेटिकल पोएट में। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, चूँकि मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी था ये वीडियो लेके आना, चूँकि बहुत सारे भैया-बहन जो शुभचिंतक हैं, मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, उनका कमेंट आता रहता था, तो फाइनली मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैंने अलग-अलग सोर्सेज़ से कलेक्ट करी है, उसके आधार पे वो कुछ मेरा भी इसमें जो कंक्लूजन है, अलग-अलग डेटा को एनालाइज़ करने के बाद में, उस आधार पे इस वीडियो में कट ऑफ से संबंधित कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। चूँकि कुछ एक भैया-बहनों ने अभी हाल में, चूँकि बोरिंग टेक्नीशियन का फाइनल रिजल्ट आया है, तो उसको देख के थोड़ा हतोत्साहित हुए, कुछ परेशान हुए कि उसकी कट ऑफ अगर डीबी की कट ऑफ से इतना ज़्यादा बढ़ गई एकाएक, तो क्या एसओ में भी ऐसा संभव है? इन सारे संभावनाओं पे हम चर्चा करेंगे और लास्ट में आपके जो प्रीवियस वीडियोज़ में, जो मेरे 2 वीडियोज़ प्रीवियस थे, 1 महीने पहले पब्लिश हुए थे चैनल पे, उसमें जो आपने कमेंट्स किए थे, उनका मैं जवाब दूँगा। तो आप पूरे धैर्य के साथ बने रहिए। और यहाँ पे लगभग 1 महीने के बाद ये वीडियो आया है और इसमें जितना ज़्यादा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं समाहित कर पाऊँगा, समाहित करूँगा। कुछ भैया-बहन ऐसे हैं जिनकी शिकायत रहती है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप 1.25x या 1.5x पे देख सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपका बिल्कुल मन नहीं है देखने का या कुछ है, तो अपने काम की इन्फॉर्मेशन देख के आप स्किप भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई लंबा लग रहा हो कोई पार्ट या कुछ ऐसा, तो आप स्किप करके आराम से देख लीजिए। पर मैं कोशिश करता हूँ, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आता है, तो जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहे एक ही वीडियो में उड़ेलना बहुत कम समय में संभव नहीं होता, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसा कि मेरी आदत रही है, स्वभाव रहा है, ये गड़बड़ है, सही है, मुझे नहीं पता। लेकिन कभी भी नकारात्मक रह के जीना ये मुझे बहुत परेशान करता है। तो कहीं भी अगर संभावना हो, कोई भी ऐसा प्रयोजन, ऐसा एग्ज़ाम या कुछ भी जिसे करने के बाद, जहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद आपकी संभावनाओं के द्वार खुले, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, कोई कितना भी आपको हतोत्साहित करे। मेरा कहना ये है कि अभी पीटी का फॉर्म, उसका लास्ट डेट चल रहा है। लोग 1000 लोग आएँगे, आपसे कहेंगे कि कोई वैकेंसी नहीं आती, कुछ नहीं आती, साल भर पीटी होता है, दिस एंड दैट। मे भी कई बार ऐसा संभव हो, लेकिन 1 आए, 2 आए, 4 आए, अगर आप पीटी में अपीयर नहीं होंगे, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएँगे। तो प्लीज़ उसका फॉर्म ज़रूर भरिए पीटी का, नहीं तो फिर पूरे साल भर पछताना पड़ता है। तो उसके लिए अप्लाई कीजिए। और उससे ईओ की वैकेंसी हर हाल में इस बार आनी है। 152 नगर पंचायत में जो ईओ होते हैं, उनका पद इस समय खाली है, जिनका अधियाचन जल्द ही भेजा जाना है। और उसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण पदों पे भर्तियाँ होंगी, जिसमें लोअर पीसीएस भी शामिल हो सकता है और एसओ की भी वैकेंसी आने की संभावना है। तो कहना ये है कि आप ये पीटी का फॉर्म ज़रूर भरिए। कोई कितना भी कहे कि इतने हर साल ये होता है, बस एक एग्ज़ाम मात्र होके रह गया है, लेकिन आप भरिए ज़रूर इस फॉर्म को, मेरा ये कहना था बस। उसके बाद आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूपीडब्ल्यूएससी एसओ रिजल्ट पर चर्चा करना है हम लोगों को आज। तो अभी 1 या 2 दिन पहले मेरे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हैं और बड़ा मैं आभारी हूँ उनका। जब भी वो कमेंट करते हैं तो बहुत एकदम ऊर्जा से लवरेज कर देता है उनका कमेंट मुझको। आप सब मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट मैं प्लान कर रहा हूँ। जितनी सरकारी नौकरियाँ हैं टॉप क्लास की यूपी में या सेंट्रल लेवल की, तो 2 स्तरीय नौकरियों को लेके और उनका हर तरह से मैं कंपैरिजन वीडियोज़ बनाऊँगा। अभी तो पिछला वीडियो जो मैंने लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए बनाया था, उसमें भी 900 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो धीरे-धीरे व्यूज़ आएँगे, लेकिन मेरा काम है बनाना और पूरा एक्यूरेट डेटा के साथ कि पद क्या है, उसका पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ तक प्रमोट होके आप जा सकते हैं, वर्क प्रेशर क्या है, और उससे संबंधित सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। तो ऐसा किन्हीं भी 2 पदों का आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए या 3 वीडियो का चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन सारा कलेक्ट करके मैं बनाऊँगा। और अभी जल्द ही मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। कई सारे ये कंपैरिजन वीडियोज़ मेरे उसके जो इन्फॉर्मेशन है मैंने कलेक्ट कर लिया है, तो उसके कंपैरिजन वीडियोज़ भी आपको जल्द ही दिखने शुरू हो जाएँगे। तो आइए अब फिर एसओ पे आते हैं। मैं इधर-उधर थोड़ा चला जाता हूँ, उसके लिए सॉरी। आइए अब एसओ पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो कट ऑफ को लेके असमंजस ये था कि 2 या 3 दिन के पहले अभी बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आया और उसमें डीबी से अभी अंतिम जो कट ऑफ आया है, और डीबी के कट ऑफ में काफ़ी अंतर था, मतलब ठीक-ठाक अंतर था। तो लोग असमंजस में थे कि क्या एसओ के साथ भी ऐसा होगा? तो एसओ रिजल्ट और एसओ कट ऑफ, इसको लेके आप देखें, उसमें 3 मेजर कंडीशन, कई सारी बनेंगी पर 3 मेजर कंडीशंस हैं, मैं आपको उसमें समझा देता हूँ। आप अगर कोई इसमें पॉइंट ऐड करेंगे तो वो इस इन्फॉर्मेशन में वैल्यू ऐड करेगी, मैं आपका कमेंट पिन कर दूँगा। लेकिन जो 3 कंडीशन सबसे तगड़े समझ में आ रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और फिर कट ऑफ आराम से आप विजुअलाइज़ कर पाएँगे। वो तीनों स्थितियाँ इस तरह से हैं कि पहली स्थिति ये है कि या तो 1 साल या उससे अधिक अवधि के सभी कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री अगर मान्य किए जाएँ। डिग्री से तात्पर्य है कि ऐसी कोई भी डिग्री जिसमें आपने 1 साल या उससे अधिक समय तक कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा है।
तो डिग्री का मतलब यहाँ पे ये है। और 1 साल का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा जिसमें PGDCA भी शामिल है, O लेवल भी शामिल है, जिसमें ADCA शामिल है, और इससे संबंधित जितने भी कुछ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कराती हैं अपना कोर्स, उनका नाम भी ऐसा यूनिक होता है जो रखती हैं, जिसमें उन्होंने आपको कंप्यूटर साइंस 1 साल के लिए या 1 साल से अधिक अवधि के लिए, या कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 साल या उससे अधिक अवधि के लिए पढ़ाया हो। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि ये सब मान्य होते हैं, चूँकि अभी ये स्क्रीनिंग कमेटी के पास होगा आपके DB के बाद में, जो मंदना त्रिवेदी मैडम की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठने वाली थी वही डिसाइड करेगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट मान्य होगा और कौन सा नहीं होगा, उसी के हिसाब से डेटा फीडिंग होनी थी। तो उस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन-कौन सा माना। अब एंटीसिपेशन में आप मुझे माने तो 2 जो स्पष्ट है मुझे कि माना जाएगा, वो लेवल और PGDCA है। उसके इतर भी कौन-कौन से माने जाएंगे उसके इतर भी, लेकिन कौन-कौन से माने जाएंगे, किन इंस्टीट्यूशन से किए हुए माने जाएंगे, इस पे अभी फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, या हुआ है तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। विद प्योर आर्टेड ऑनेस्टी उसमें कुछ कहना नहीं है। PGDCA वो लेवल मान्य होगा, उसमें कोई दुविधा नहीं है। तो अगर बाकी भी डिप्लोमा मान्य करते हैं तो कट ऑफ बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। और आप मेरा माने कि कितना बढ़ सकती है, तो मेरा मानना है कि लगभग 4 नंबर बढ़ सकती है यूआर की कट ऑफ, 4 से 5 नंबर के रेंज में। इतना ही क्यों बढ़ेगी उसको मैं बता रहा हूँ, वो कब बढ़ेगी इसमें मैंने ये बता रखा कि अगर सारे डिप्लोमा मान्य होते हैं, इसकी संभावना कम है, आप जानिए। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट डिप्लोमाज हैं जो साइबर कैफे द्वारा लोगों ने बनवाए हैं, बहुत सारे फर्जी डिप्लोमा है जो इंस्टीट्यूशन को पता ही नहीं है कि इस बच्चे ने हमारे यहाँ से किया भी था, लेकिन लोग जो फ्यूचर में क्या होगा उसको अभी ना सोच के उसको बनवा लेते हैं कि फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, हालांकि उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। तो ऐसे लोग भी वहाँ पे हैं। बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा ऐसे हैं कंप्यूटर वाले जो तय डेट था उसके बाद के हैं, वो सारे बाहर होने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस जो पहली कंडीशन है, ये जो कहते हो जैसा मैंने लिखा है ऐसा हो, इसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। इसीलिए कट ऑफ 5 नंबर बढ़े, इसकी भी संभावना बहुत कम है। लेकिन इमेंस कंडीशन में अगर ऐसा हो जाता है कि सारे डिग्री डिप्लोमा मान्य किए जाते हैं कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन के, जो 1 साल या उससे अधिक अवधि के हों, तो यूआर की कट ऑफ निश्चित रूप से 4 से 5 नंबर बढ़ सकती है। इतना ही क्यों बढ़ सकती है उसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि यूआर की कट ऑफ अगर 4 नंबर बढ़ती है तो उसके पीछे का तर्क देखिए कि टोटल 896 पद हैं और DB कराए हैं 1750 लड़के या उससे थोड़ा ज़्यादा, लगभग इतने ही बच्चे कराए हैं। तो एक पद के लिए 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं है, मतलब 2 बच्चों से कम ही है एक पद के लिए। अब 2 बच्चे अगर हैं, मतलब आपको 850 बच्चों को बाहर करना है। जितने लोग DB कराए हैं उन सबको नौकरी तो मिलनी नहीं है, तो 850 से लगभग 900 बच्चे अगर आपको बाहर करने हैं, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा कि DB का कट ऑफ टोटल निकला था 9 कट ऑफ। कैसे 9 कट ऑफ? एक यूआर का, एक OBC का, एक SC का, एक ST का, एक EWS का, एक महिला का यानी फीमेल का, एक DFF का, एक PWD का और एक सर्विसमैन का, टोटल हो गए 9। तो 9 कट ऑफ जितने थे सब सारे कट ऑफ क्या होता है? अंतिम बाउंड्री पॉइंट जहाँ से बच्चे उठा लिए गए वो DB के लिए जाएंगे। यही कि अंतिम रूप से चयनित छात्र का, चाहे वो DB के लिए चाहे अंतिम परिणाम आए, तो अंतिम परिणाम के लिए मार्क क्या है? वही होता है कट ऑफ मार्क। जो लोअर मार्क होता है, लोएस्ट, वो उस बच्चे का लोएस्ट जो अंतिम रूप से चयनित हो गया है। तो 9 कट ऑफ हैं। अब वो सारे जो 9 कट ऑफ DB के लिए जारी हुए थे सबका बाउंड्री पॉइंट है। बाउंड्री पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ से वो बच्चा सिलेक्ट हुआ है DB के लिए जिसके मिनिमम नंबर थे, उसके नीचे वाले सब बाहर हो गए। तो वो बाउंड्री पॉइंट वाले जो भी बच्चे हैं, जितने 9 कट ऑफों के, उनके अंतिम रूप से चयनित होने की संभावना काफ़ी कम है। इसके लिए तो आप हमेशा जानिए, जैसे कोई भी हो, जैसे 46.25 नंबर मान लीजिए कि यूआर का कट ऑफ था और किसी बच्चे के 46.25 ही हैं, तो उसके अंतिम रूप से चयनित होने की संभावना काफ़ी कम है। बाउंड्री पॉइंट है, उससे मान लीजिए 2.25 भी कट ऑफ अगर बढ़ा तो वो बाहर हो जाएगा वो बच्चा। तो ये ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है कि बाउंड्री पॉइंट वालों के अंतिम रूप से चयनित होने की संभावना कम है। वो तभी चयनित हो सकते हैं जब खाली ये वाली स्थिति आ जाए कि केवल और केवल O लेवल माना जाए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, तभी बाउंड्री पॉइंट वाले सिलेक्ट होंगे। अदरवाइज इस केस में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें तो बाउंड्री पॉइंट वाले तुरंत बाहर होंगे। तो 9 कट ऑफ में एक बाउंड्री पॉइंट पे ऑन एन एवरेज, इसका भी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑन एन एवरेज एक बाउंड्री पॉइंट पे अगर 20 बच्चे हों तो 180 बच्चे ऐसे हो गए 9 कट ऑफ अगर है हमारे पास कि वो बाउंड्री पॉइंट पे हैं, उन्हें बाहर होना ही होना है। मतलब ये बाउंड्री पॉइंट वाले 99% बच्चे बाहर होंगे। एक ही कंडीशन ये है कि अगर O लेवल ही केवल माना जाता है तो बाहर नहीं होंगे। तो इस स्थिति में 200 बच्चे ये बाहर हो गए। अब बाहर करने के लिए अब कितने बच्चे बचे? चूँकि 896 मतलब 900 मान के चलिए अगर पद हैं, तो 200 बच्चे और बाहर हो गए। तो 1800 में से 200 बाहर हुए और 900 पद हैं 1100, तो बाकी बच्चे आपके पास कितने बचे? 11 7 18 मतलब 700 बच्चे बाहर करने हैं। और अगर 4 नंबर कट ऑफ बढ़ता है तो यहाँ हर 0.25 पे एक स्टॉपेज है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि जैसे यहाँ किसी का 56.25 नंबर है, किसी का 56.50 है, किसी का 56.75 है, मतलब हर 0.25 मार्क्स पे एक स्टॉप पॉइंट है। तो हर एक स्टॉप पॉइंट पे कुछ ना कुछ बच्चे होंगे।
तो जब बाउंड्री पॉइंट वाले बच्चे बाहर होंगे तो उसमें फिर बाउंड्री पॉइंट के बाद जो होगा उसमें 0.25 ऐड करेंगे, वो वाले बच्चे बाहर होंगे। फिर जो वो वाले बाहर होंगे नेक्स्ट लेवल के, मतलब लेवल 2 मान लो, पहला बाउंड्री पॉइंट लेवल 1, उसके बाद 0.25 ऐड करो लेवल 2, फिर 0.25 उसमें ऐड करो, मतलब ओवरऑल हो गया 0.5 बाउंड्री पॉइंट से, उससे बाहर होंगे। तो ऐसे लेवल वाइज ऐसे बच्चे बाहर होते जाएंगे जब तक कि ये 896 के उनको मिल ना जाए, और उसके अलावा जितने बच्चे हैं वो बाहर होने हैं। तो अगर 4 नंबर कट ऑफ बढ़ने का मतलब हो गया आपके पास स्टॉप पॉइंट कितने हो गए जी? एक नंबर में कितने स्टॉप पॉइंट हो गए? 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। तो एक नंबर में 4 स्टॉप पॉइंट हैं। तो 4 नंबर कट ऑफ बढ़नी है तो 16 स्टॉप पॉइंट हो जाएंगे। और 16 स्टॉप पॉइंट का मतलब ये हो गया कि 16 को अगर 50 से गुणा कीजिए, एक स्टॉप पॉइंट पर अगर 50 बच्चे हों, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है 0.25 ऐसे कट ऑफ, जैसे जैसे मतलब सबसे लोएस्ट मार्क वाले बहुत कम होते हैं और सबसे हाईएस्ट मार्क वाले बहुत कम होते हैं। आप अगर एग्जाम देते हैं तो आपको पता होगा 20 में ही ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे 0.25 बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बच्चों का जो कंसंट्रेशन है उस लेवल पर बढ़ता चला जाएगा। तो मान लीजिए कि कट ऑफ अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 48 आई, तो 48.25 पे जितने बच्चे होंगे 48.50 पर उससे ज़्यादा बच्चे होने की संभावना होती है। ये होता है। अब इसके पीछे लॉजिकली करेक्ट अगर प्रूव करना हो समय लगेगा, पर प्रूव कर दूंगा कि जैसे जैसे जो मीडियम रेंज होता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, वहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। सबसे कम अब 0 भी किसी का नंबर नहीं होता, 120 में 120 भी बहुत अक्का दुक्का किसी का चाहे हो, मुझे नहीं लगता किसी का होगा। लेकिन वो जो बीच वाला पॉइंट होता है, मान लीजिए कि इधर 35 से लेके और 50 के बीच में बहुत सारे बच्चे होंगे, मतलब जितने बच्चे डीबी कराए हैं उसका मुझे लगता है 80% से ज़्यादा बच्चे इसी रेंज में होंगे, 35 से लेके 50 नंबर के रेंज में 80% बच्चे मोस्ट प्रोबेबली। तो जैसे जैसे अब मान लीजिए 16 स्टॉप पॉइंट हो गए, एक स्टॉप पॉइंट पे 50 बच्चे हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो 16 स्टॉप पॉइंट पे 800 बच्चे बाहर हो जाएंगे। और अभी हमने चर्चा किया था कि हमें बाहर कितने करने थे? 700 बच्चे। तो मतलब हर हाल में 4 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए अगर सारे डिग्री डिप्लोमा ये मानते हैं तो भी उस स्थिति में। हाँ, ध्यान रहे अगर एग्जाम में कोई गफलत नहीं होता, जो कि अभी संभावना कम है। एग्जाम में गफलत का मतलब डीबी में कुछ ना हो इस तरह का, मतलब कोई अनफेयर मीन्स और किसी को जो है बायसनेस अप्रोच अपना के और उसको अंतिम लिस्ट में शामिल किए जाने जैसी अगर घटना ना हो, उसकी संभावना काफ़ी कम है नो डाउट। तो 4 नंबर से कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि केवल पीजीडीसी और ओ लेवल ही कंप्यूटर डिप्लोमा के रूप में मान्य हो, तो इस स्थिति में 2.5 से 3 नंबर कट ऑफ बढ़ सकता है या 2 भी नंबर हो सकता है। और तीसरी स्थिति जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि इसकी संभावना काफ़ी कम है, वो ये है कि केवल वो लेवल का मान्य हो। तो केवल वो लेवल अगर मान्य है तो इस स्थिति में आधे पद भर जाएँ, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर ये स्थिति नहीं होगी कि केवल वो लेवल मान्य होगा, पीजीडीसी तो हर हाल में उसके साथ मान्य होगा। अब यहाँ क्रक्स कहाँ फंसता है आप देख लीजिए कि बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे भी हैं जिनके पास जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो है, उन्होंने फॉर्म उस समय भर दिया था, ऐसे अक्का दुक्का नहीं है, ठीक ठाक मात्रा में ऐसे बच्चे हैं। आप भी हो सकता है डीबी कराए हैं तो आप जानते हो कि जिनका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिग्री है या डिप्लोमा है जो भी है, वो जो अंतिम डेट है उसके बाद का है, उनके पास है ज़रूर लेकिन उसके बाद का है। डीबी वहाँ उनकी भी कराई गई है लेकिन वहाँ लिखाया गया है वहाँ प्रोविजनल के लिए उनसे कि जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। और वो लोग मान के चलें जिनकी अंतिम डेट के बाद कंप्यूटर डिग्री है, किसी तरह का सर्टिफिकेट है, उनका अंतिम रूप से चयन नहीं होना है, उसमें कोई इब्बट नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। नहीं तो जिनका अंतिम डेट से पहले है, इसकी वजह से अगर वो बाहर हो गए डीबी कराने के बाद भी, वो कोर्ट चले जाएंगे, वो भर्ती फंस जाएगी। तो आयोग ऐसा कभी नहीं करेगा कि जिनके पास मान लीजिए पीजीडीसीए, मान लीजिए आयोग ने कहा कि एडीसीए मान्य नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा मैं जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, मैं केवल कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि आयोग का डिसीजन है कि एडीसीए मान्य नहीं है। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि एग्जाम का जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी उसके पहले उसके पास एडीसीए है, लेकिन उसके बाद उसने वो लेवल कर लिया है या पीजीडीसीए कर लिया है, लेकिन उसके बाद किया है, जो कट ऑफ डेट है 9 अक्टूबर 2019 से आई थिंक, तो कट ऑफ डेट के बाद अगर उसके पास वो लेवल या पीजीडीसीए है और पहले एडीसीए था, तो अगर एडीसीए को इनवैलिड वहाँ करार दिया जाता है तो वो बच्चा अंतिम रूप से सिलेक्ट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रहे, नहीं भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी। तो ये भी एक कारण है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना है। तो यही सारी 3 स्थितियाँ थी, मैंने चर्चा की है। होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जिसको कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट में प्लीज़ पूछिए। कई बार जो चीज़ मैं समझ पाता हूँ उसे सेम टू सेम वे में एक्सप्रेस कर पाना थोड़ा कठिन होता है, पर मैंने पूरा कोशिश करी है। चीज़ें समझना थोड़ा आसान है और उसको एक्सप्रेस करके किसी को समझाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में कोशिश करी है। आपको अभी कोई कन्फ्यूजन होगा इन तीनों स्थितियों को लेकर तो आप कमेंट में लिखिएगा। और बोरिंग टेक्नीशियन के कट ऑफ को लेकर परेशान मत होइए, वो अलग एग्जाम था, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन अलग थी, उसमें पदों की संख्या अलग थी, वो सारी कहानी जैसे पदों की संख्या बढ़ती जाती है ना, कट ऑफ पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसमें बोरिंग टेक्नीशियन वाली जो डीबी का कट ऑफ था उसमें भी आप देखिए, उसमें जितना इसमें बुलाए गए हैं डीबी के लिए, उसमें कई गुना इससे ज़्यादा बुलाए गए थे डीबी के लिए। ये सब आप भूल जा रहे हैं जब एंटीसिपेट कर रहे हैं। उसमें 3 गुना से भी ज़्यादा बच्चे थे, इसमें मोटा मोटा 2 ही गुना हो रहे हैं जो डीबी कराए हैं। तो इस वजह से भी बोरिंग टेक्नीशियन की कट ऑफ बढ़ी है। तो मैं फिर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि सारे डिग्री डिप्लोमा मान्य होने की स्थिति में ही 4 नंबर कट ऑफ बढ़ेगा, अदरवाइज कट ऑफ इतना बढ़ ही नहीं सकता है। और अगर ओ लेवल और पीजीडीसीए ही खाली माने तो हो सकता है पद खाली बच जाए। ओ लेवल खाली माने तो आधे पद भी नहीं भर पाएंगे।
तो ये स्थिति है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो सितंबर के लास्ट वीक में आप उम्मीद कर सकते हैं, चूँकि अब आपके ही रिजल्ट का नंबर है। बस प्रॉब्लम यही है कि लेखपाल की डीबी शुरू होने वाली है, वो डीबी बहुत बड़ी है, तो अगर आपकी डेटा फीडिंग पूरी कंप्लीट हो गई लेखपाल की डीबी से पहले, तो रिजल्ट सितंबर के लास्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। अदरवाइज़ अब ज़्यादा समय नहीं है, जितना भी हो, मान लीजिए इतना समय आपने इंतज़ार किया ही है, तो महीने आध महीने का और इंतज़ार है, उससे ज़्यादा का इंतज़ार नहीं है। तो ये हो गई चर्चा। अब आइए चलते हैं और आपके कमेंट्स का जवाब देते हैं। अच्छा, आपके कमेंट का जवाब देने के पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़, पिछली वीडियो में एग्जाम सारथी भैया ने एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, बहुत उपयोगी पोस्ट लिखा था, जिसे मैंने पिन भी किया था, आपने देखा होगा। इसको आप पढ़िए, आपको वास्तव में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कई बार जब आप कंफ्यूज रहते हैं कि 2 गुना कहते हैं, 3 गुना, 4 गुना क्यों बुलाते हैं, तो उसका कारण इन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। यही समझ मेरी भी कहती थी और उसको इन्होंने शब्दों में बहुत अच्छे से पिरोया है, इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मुझे आपसे ये कहनी है कि कई बार जब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा होता हूँ, तो बहुत सारे भैया-बहन उन्होंने एप्रिशिएट किया होता है मेरे काम को, बाकी सारी चीज़ें। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है, अब आप सबको मैं पहले ही पूरा धन्यवाद दे देता हूँ कि आपके उत्साहवर्धन से ही वीडियो बनाने के लिए मैं उत्सुक रहता हूँ। समय नहीं मिल पाता, फिर भी कोशिश करता हूँ कि मिले, और जैसे मेरा इधर एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर काफ़ी समय मैं निकालूँगा उसके लिए, और पढ़ाई से संबंधित और भी स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने लोअर पीसीएस क्लियर किया, उसके अलावा बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर किया, और भी कुछ एक एग्ज़ाम जो है, तो उसकी स्ट्रेटेजीज़ मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आने वाले समय में मुझे समय मिलेगा, आने वाले समय में मतलब मैं समय निकाल के स्ट्रेटेजी आपको बताऊँगा। कोई भी किसी तरह की स्ट्रेटेजी है तो हमेशा अपनी होनी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़, किताबों का सिलेक्शन, बाकी सब चीज़ें कुछ भी आपके काम आ सकें अगर, तो कभी भी किसी की स्ट्रेटेजी वीडियो जब आप देखिए, कोई कुछ बताए ही, तो जो आपके सबसे काम का पॉइंट हो वो आप निकाल लीजिए, और वही सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। किसी की स्ट्रेटेजी टू द पॉइंट तो आपको कभी फॉलो करना नहीं होता, वो आपको अपना बनाना होता है हमेशा। और तीसरी बात ये कहनी थी कि तो इसी क्रम में जब मैं क्वेश्चनों का जवाब दे रहा होता हूँ, तो कुछ एक क्वेश्चन होते हैं वास्तव में उनका जवाब देने लायक होता है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और कमेंट आपके तो सारे प्यारे हैं। देने लायक से तात्पर्य है कि आपने अगर अप्रिशिएट किया है तो आपको शुरू में ही मैं धन्यवाद दे देता हूँ। वो कमेंट शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, और जिन भैया बहनों ने के अपने क्वेश्चन है, उसी स्थिति में मैं वो सारे क्वेश्चन लूँगा, उनके जवाब दूँगा, तो शायद उससे आपको भी बेनिफिट मिले। तो हर एक कमेंट को, मेरे कहने का मतलब है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, पर जो उपयोगी सवाल जिनमें पूछे गए हैं वो सारे कमेंट में लूँगा और उनके आंसर दूँगा। और हो सकता है वही कॉमन क्वेश्चन आपका हो, आप ना पूछ पाए हो, तो किसी ने पूछा, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। और ये जो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, ये जेन्युइन सोर्सेज से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, और कुछ मेरा अपना कंक्लूजन और जो मैंने इन्फॉर्मेशन डिड्यूस किए हैं उसके आधार पे। ये फेक कतई नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आगे आते हैं और आपके क्वेश्चन लेते हैं। एक भैया जी का पहला ही कमेंट है कि वर्तमान में कार्यरत किसी एसओ का साक्षात्कार कराने का कष्ट करें। ये बहुत जल्द ही होगा, मैंने बात भी कर लिया है, और इस समय जहाँ मेरी पोस्टिंग है जिस ज़िले में, वहीं मैंने विकास भवन में बात कर लिया है एक एसओ साहब से, और वो जल्द ही मुझे समय देंगे। अब वो जल्द कब होगा? इसी सितंबर महीने में होगा। तो मैं, अगर वो डायरेक्ट, उन्होंने एक बार तो मतलब फेस टू फेस मना किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे वीडियो आप बना लीजिए मेरा कि मतलब वॉइस वाली रिकॉर्डिंग हो जाए, और फिर मैंने कहा था मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे जो बेसिक सवाल हैं और उनका आप जवाब दे दीजिएगा, जिससे अवेयर हो जाएँ जितने भैया बहन मेरे चैनल से जुड़े हैं, उसी से मतलब है। आप चेहरा दिखाएँ ना दिखाएँ, उससे ज़्यादा इशू नहीं है। तो चाहे वॉइस ओवर का ही वीडियो हो, और चाहे अगर फेस वाला वो कहते हैं तो फेस वाला, अदरवाइज़ वॉइस ओवर का ही बना लेंगे वीडियो आराम से। और उसमें आपके सारे जितने क्वेश्चन होंगे वो मैं कोशिश करूँगा एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लूँ और वो सारा उनके सामने रखूँ, उसका सॉल्यूशन मिल जाए, जिसमें सैलरी, प्रमोशन, वर्क प्रेशर, इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन रहेंगे, और उनका क्या आंसर होता है वो आप सुनेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, ये सुशील सम्राट भैया ने मुझे धन्यवाद बोला है। भैया को इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये भी शुरू से चैनल से जुड़े रहे हैं। ऐसे बहुत सारे भैया बहन हैं जो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। अभी हमारा चैनल निस्संदेह बहुत छोटा है, और इसलिए भी छोटा है क्योंकि मैं रेगुलर कंटेंट ला नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरे पास कंटेंट बहुत है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारा मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। और जैसे मुझे समय मिलेगा, तो मैं जिस दिन वीकली वीडियो आता शुरू हो जाएगा और आप सब ऐसे सहयोग आना शुरू हो जाएगा, और आप सब सहयोग ऐसे करते रहेंगे, तो नो डाउट एक ना एक दिन चैनल हमारा बड़ा बनेगा, ग्रो करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। शैलेंद्र सेन भैया हैं, इन्होंने भी धन्यवाद दिया है। और बिल्कुल शैलेंद्र जी, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन स्पेशली, वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा हमेशा, और आप भी इस चैनल पे अपना स्नेह से बनाए रखिएगा। मनोज पटेल जी हैं, इनको भी बहुत धन्यवाद है। और फिर आपके कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ। एक शिवाय भैया का सवाल है, सर आपने अर्थ एवं संख्या विभाग के प्रमोशन के बारे में बताया है, एक बार परिवार कल्याण विभाग के प्रमोशन और कर्मचारियों की संख्या के बारे में बताइए, उसमें कितने दिन में प्रमोशन हो जाएगा? भैया मैं बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरे पास वो परिवार कल्याण विभाग, चूँकि इसमें एसओ जो बनेंगे उसमें ज़्यादातर भैया लोग इसी विभाग में सहायक शोध अधिकारी बनेंगे, चूँकि इसी में ज़्यादा वैकेंसी थी, तो उसके बारे में एक मतलब
कंप्लीट वीडियो बन जाए तो अच्छी इन्फॉर्मेशन रिड्यूस करके कहीं से, तो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, ये मुझे पता है और मैं वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ और जल्द ही मैं वो वीडियो लेके आऊँगा उसमें पद, सैलरी, प्रमोशन, इन सब के बारे में। और अभी मैं बताऊँ कि जितने भी किसी भी कैडर में एसओ के किसी भी डिपार्टमेंट में जितने भी पद हैं 20% भी पद भरे नहीं हैं। तो अभी का स्थिति ये है कि प्रमोशन में ज़्यादा समय नहीं लगना है। एसओ से आपको एडिशनल एसओ बनने में 4 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब सहायक सांख्यिकी अधिकारी से अपर सांख्यिकी अधिकारी बनने में 4 साढ़े 4 साल लगेगा। वही है कि जब डीपीसी बैठ जाए तभी प्रमोशन हो जाना है, चूँकि पद सारी खाली पड़े हैं ऊपर के। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ये उपयोगी सवाल है कि सर आपसे ये पूछना था कि डीबी के टाइम पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट वीक जमा कर देना, फिर नेक्स्ट वीक जमा कर दिया था, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा रिजल्ट में? जी नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वो अब आपका जब आपकी डेटा फीडिंग होती है वहाँ पे तो वो देख लेंगे कि वो आ चुका है। अगर बाय द वे आपने नहीं भी जमा किया होता तो प्रोविजनल में आपका सिलेक्शन होना ही था। उसके बाद में फिर आपको मौका देते कि आप अपना सर्टिफिकेट लाके जमा करें। अब उस स्थिति में भी अगर आप फेल होते, नहीं जमा कर पाते, तब आपका सिलेक्शन निरस्त होता। अदरवाइज़ अगर ये ना भी जमा करते तो प्रोविजनल में होता, लेकिन आपने ऑलरेडी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनल में सिलेक्शन होने का मतलब ये होता है कि आपका जो नियुक्ति है, आपकी ज्वाइनिंग है वो 4-5 महीने अनावश्यक लेट हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि लोअर पीसीएस वाले जो भैया बहन थे 5 अप्रैल को उनको नियुक्ति पत्र मिला था और उसी हिसाब से अपना 1 महीने मिला था और ज्वाइनिंग का समय उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सारे डिपार्टमेंटों का 5 अप्रैल को ही मिला था। लेकिन जो ये वाले थे उसके, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं मार्केटिंग का बहुत अच्छे से जानता हूँ, मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स का, कि उनके जो प्रोविजनल वाले थे उनकी नियुक्ति अभी भी नहीं हो पाई है। तो जोड़ लीजिए 5 अप्रैल से लेके अभी तक 5 मई 1, 5 जून 2, 5 जुलाई 3, 5 अगस्त 4, ऑलमोस्ट 5 सितंबर आने वाला है, 5 महीने लेट हो चुका है, अभी ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं है। तो 5-6 महीने की सैलरी आपकी चली जाएगी अगर प्रोविजनल के चक्कर में आप लटक जाते हैं। तो इसीलिए आज ही नहीं, किसी भी डीबी में जब जाएँ तो जितने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो साथ में लेके जाएँ, या उस समय तुरंत नहीं है तो 1 हफ्ते के अंदर जमा करा दें, तो जिससे ये 4-5 महीने की सैलरी आपकी मारी नहीं जाएगी नियुक्ति के समय, आपका समय से ज्वाइनिंग हो जाएगा। एक सेम स्टार करके हैं, उन्होंने कहा है आई हैव 57 मार्क्स फीमेल, यू आर इन एसओ 2019, इज देयर एनी चांस? देयर एनी चांस नहीं, मैं आपको बताऊं कि फुल चांस है। आपका जो पहला प्रेफरेंस होगा वही आपको मिल जाएगा, जो पहला प्रेफरेंस होगा वही मिलेगा आपको। और अमित कुमार भैया हैं, इन्होंने कहा है एसओ में पीटी कट ऑफ में आपने बताया कि 35 से 40 नंबर होगा मैक्सिमम, क्या 35 से 40 काफ़ी है एसओ वैकेंसी के लिए? अगर एसओ की वैकेंसी आती है तो 35 से 40 नंबर मोर देन इनफ मैंने आपको बताया है, चूँकि इसमें बहुत कंडीशन है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट एक है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 40 नंबर पीटी में मोर देन इनफ है इसका मेंस देने के लिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ ये चीज़। एक नाम इसमें बड़ा कन्फ्यूजिंग है तो मैं वैसे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सर, ब्लिस लाइब्रेरी डिग्री ग्रेजुएट बाय डिस्टेंस 1 ईयर विद कंप्यूटर सब्जेक्ट, यूपी RTOU यूनिवर्सिटी, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इनके कहने का मतलब है। ऑर्डर रिगार्डिंग यूपी गवर्नमेंट प्लीज रिप्लाई। ये इनका क्वेश्चन ये है कि 3 साल की इनके पास क्या है, बिकॉज ग्रेजुएट इज 3 ईयर डिग्री बट 1 ईयर बाई यूपी। थोड़ा सवाल ही इन्होंने बहुत क्लियर करके पूछा नहीं है, तो अब अगली बार जब आप सवाल पूछिए तो कृपया क्लियर करके सवाल पूछिए, तो फिर आपका रिप्लाई देने में थोड़ा आसानी रहेगी मेरे लिए। इसमें बस जो मैं डिड्यूस कर पा रहा हूँ उस हिसाब से आंसर दे रहा हूँ कि ग्रेजुएशन 3 ईयर की ही डिग्री है। अगर 3 साल से कम की आपकी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के रूप में आपको आयोग कभी वैलिड नहीं करेगा। तो ये कन्फ्यूजन शायद दूर हो जाए। और कई बार अगर इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो हिंदी अपनी मातृभाषा है, उसमें आराम से लिख सकते हैं, उसमें कोई बेइज्जती की बात थोड़ी होती है। तो अब आराम से हिंदी में अपना सवाल लिख देते हो तो वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है, समझता और उसका रिप्लाई करता। अगला सवाल है लेवल 6 में, ये सुरेश यादव साहब का सवाल है कि लेवल 6 में 4200 ग्रेड पे की इन हैंड फर्स्ट सैलरी कितनी मिलेगी? अभी 4% सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से डीए बढ़ा दिया तो अभी 46% हो जाएगा। तो अगर मैं काउंट करके आपको बता देता हूँ, तुरंत पहुँचता हूँ कि पहली सैलरी कितनी मिलेगी अभी की स्थिति में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आइए सैलरी जो भैया का सुरेश यादव सर का सवाल है उसका रिप्लाई करता हूँ मैं। जिसको एक कैलकुलेशन समझ में आया बेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आया वो अंतिम सैलरी कितनी होगी वही मेन होता है, वही जान लीजिएगा। 35,400 रुपये बेसिक होता है 4600 ग्रेड पे का, और 46% अभी यूपी में लागू नहीं हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू हो जाने वाला है। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 46 हो ही चुकी होगी उस समय, चूँकि यूपी गवर्नमेंट भी सेंटर के कदमों पे ही चलता है। तो 4% ये बढ़ा रहे हैं, वो अभी 42% है तो 46 ही मिलेगा। तो 35,400 बेसिक है, मतलब ये 100% हो गया बेसिक, 46% ये हो गया इसका, तो 146%। तो इसको 1.46 से गुणा कर दो, इतना हो गया। उसके बाद में फिर आपको अगर मान लीजिए किसी भी जिला मुख्यालय पे हैं जो 17 नगर निगम हैं उनको छोड़ के, तो आपको 2020 रुपया लेवल 6 में HRA मिलता है। अगर जैसे गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, ऐसे बड़े जो शहर हैं यूपी में, वहाँ पे मुख्यालय में अगर आपकी पोस्टिंग है
तो आपको फिर मिलेगा 4040 रुपये एचआरए। अदरवाइज इनके अलावा जो बड़े टाउन हैं, बड़े शहर हैं यूपी के, उनके अलावा जो जितने जिला मुख्यालय हैं वहाँ 2020 मिलेगा। अगर ब्लॉक में पोस्टिंग होती है तो 1340 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। मैं 20 का यानी 2020 एचआरए मान के चलता हूँ, तो इसमें 2020 आप एचआरए जोड़ दीजिए। प्लस आपको वाहन भत्ता के नाम पे 300 रुपये मोपेड भत्ता मिलेगा। तो ये टोटल हो गया आपका ग्रॉस सैलरी 54,004 रुपये। इसमें से कटेगा एनपीएस के लिए आपका कितना, इस 35,400 का 1.46, मतलब ये बेसिक प्लस डीए हो गया, और इसका कटेगा 10%, मतलब 0.1 से इसे गुणा कर दीजिए। तो पूरा कट वट के आपको लगभग 48,835 रुपये इन हैंड मिलेंगे लेवल 6 की नौकरी में, जब भी अभी आपका एसओ में ज्वाइनिंग होता है। तो उम्मीद है कि आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। एक अगला सवाल है, न्यू एसओ की वैकेंसी में सिलेबस सेम रहेगा? सिलेबस सेम रहे इसकी संभावना कम है। इस बात की उम्मीद है कि उसमें से जो हिंदी और जीएस वाले पोर्शन थे शायद हटें, और फिर अगर 100 नंबर का पेपर करते हैं, ये खाली एंटिसिपेशन है, अब होता क्या है तो आयोग डिसाइड करेगा। लेकिन अगर ऐसा करते हैं जैसा मनरोगा के एग्जाम में उन्होंने किया था कि पूरा 100 नंबर के सवाल उन्होंने वानिकी और वन से संबंधित ही सवाल पूछ लेते, तो अगर उसी तरह का कुछ करते हैं तो इसमें कर सकते हैं कि 100 नंबर का पेपर बनाए तो 50 नंबर का आपके पीजी का सब्जेक्ट से संबंधित सवाल पूछ लें, और 50 नंबर का टेक्निक ऑफ स्टेट एनालिसिस पूछ लें। सिलेबस कुछ भी रहे, कुछ भी नया पैटर्न आए एग्जाम का, उसमें ये रहेगा, जो हमेशा रहेगा वो ये चीज़ है कि 50% वेटेज हमेशा इसका रहेगा, किसका, आपके पीजी के सब्जेक्ट का, और उसके बाद में टेक्निक ऑफ स्टेट एनालिसिस का। और ये 50% से कम वेटेज नहीं रहेगा, ये वेटेज 100% भी हो सकता है, जिसकी कंडीशन मैंने पहले आपको बता दी है। तो इसके अगर नए एसओ की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपने पीजी का जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक बहुत क्लियर रखें, प्लस टेक्निक ऑफ स्टेट एनालिसिस वो अच्छा कर लें, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके बाद राजू शर्मा जी का सवाल है, सर एसओ में मैक्सिमम कैंडिडेट को प्रोविजनल में डाल दिया है, इवन पीजीडीसीए को भी, तो क्या फाइनल रिजल्ट में पीजीडीसीए से प्रोविजनल हटा दिया जाएगा? अगर वो जो कमेटी बैठती है ये डिसाइड करने वाली कि कौन कौन से कंप्यूटर डिप्लोमा मान्य हो गए, अगर वो पीजीडीसीए को वैलिड करार दे देती है वहाँ पे, तो पीजीडीसीए जो किए हैं उनका अंतिम जब चयन परिणाम आएगा तो उसमें उनके नाम के आगे प्रोविजनल नहीं लिखा रहेगा। राजू जी, आपके सवाल का यही जवाब है। और अगला है लवर्स नेचर जी का सवाल है, ब्रो हमने कोपा आईटीआई से डीबी करवाया है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, मान्य होगा कि नहीं? अगर एडीसीए मान्य होगा तो कोपा आईटीआई भी मान्य होगा। कोपा आईटीआई को तो कई सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो लेवल के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो एडीसीए और उसके सरीखे जितने कंप्यूटर डिप्लोमा है 1 साल उससे अधिक के वो मान्य होंगे, तो कोपा आईटीआई भी मान्य होगा। सूरज कुमार यादव जी का जो सवाल है उसका मैंने पहले ही जवाब दे दिया है। और अंशु त्रिपाठी जी का सवाल है, सर मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ, यहाँ ग्रेड पे 4200 है, मेरी पोस्टिंग घर से बहुत दूर है, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि क्या एसओ की पोस्टिंग अपने ज़िले में ही मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। पहले आपके इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि हाँ मिल सकती है। वाराणसी जिला है मेरा, और जो एसओ में ट्रांसफ़र होते हैं क्या वो ज़िले के आसपास ही होते हैं या दूर होते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप गर्ल हैं जैसा आपने बताया है, आपके कमेंट से लग रहा है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आपकी मतलब आपकी प्रेफरेंस कंसीडर की जाती है, तो आपके मंडल के आसपास ही ज़िले में पोस्टिंग मिल जाती है आपको। और अगर कोई इमेंस कंडीशन हो, कोई हेल्थ इशू हो फैमिली के किसी मेंबर का या आपका, तो ये बात आपकी सुनी जाती है और आपके ज़िले में ही आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं जहाँ पे इस समय मार्केटिंग इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ, वहाँ एक सर मुझसे सीनियर हैं एसएमआई सर, वो अपने ही ज़िले में कार्यरत हैं, जबकि इसमें है कि अपना ज़िला नहीं मिलता है, लेकिन चूँकि वो विकलांग हैं, उनका हेल्थ इशू है, तो अपने ज़िले में कार्यरत हैं। कुछ लोगों ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जिनके मम्मी पापा को हेल्थ इशू है, और ये उन्होंने कंसर्न को ऊपर अवगत कराया है, तो उन्हें भी ये छूट मिली है कि या तो अपने ज़िले में है वो, या बगल के ज़िले में या बगल के मंडल में उनकी पोस्टिंग हो गई है। अब एसओ चूज़ करने का एक और है कि जैसे जो टीचिंग में आपको सुकून है, कुछ चीज़ें हैं टीचिंग में, जो टीचिंग की जॉब में भी सुकून है, प्राइमरी टीचिंग में स्पेशली यूपी में, वो आपको ये लगेगा कि हाँ ये प्रशासनिक है और बाकी सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन वो सुकून बड़ा मुश्किल होता है मिल पाना। तो अपने अपने अलग अलग पैरामीटर हैं। अब जैसे टीचिंग एग्जाम, वो आप टीचर हैं तो उसमें प्रमोशन वाला एस्पेक्ट आप देखें तो उसमें थोड़ा नीरस नजर आएगा, डल नजर आएगा, लेकिन सुकून और प्रेशर हैंडल करना अगर हो तो प्राइमरी टीचर से अच्छी कोई नौकरी आपको नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लें। जैसे अगर आपने 3-4 साल की आपकी सर्विस हो गई है तो आपकी सैलरी भी यहाँ कम होनी है। अभी मैंने लेवल 6 में आपकी अगर भर्ती होती है तो मैंने आपको बताया है कि 48,835 के आसपास, जब 46% डीए मिलना शुरू हो जाएगा तब आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। और अगर आप 3 साल से भी टीचर हैं तो आपकी सैलरी 53-54 हज़ार इन हैंड होगी, ऐसी उम्मीद है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करें। लेकिन जहाँ तक आपका जो सवाल था उसका सीधा जवाब ये है कि हाँ अपने ज़िले में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, अगर कोई ऐसी इशू है तो, या बगल के ज़िले में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल शिवम शुक्ला जी का है, हेलो सर मैंने डीबी के टाइम प्रोविजनल दिया था, तो क्या फाइनल रिजल्ट के बाद मुझे डिग्री भी जमा करनी पड़ेगी, प्लीज़ टेल मी। हाँ बिल्कुल, डीबी के टाइम आपने प्रोविजनल दिया था तो अंतिम चयन परिणाम में अगर उसको कंसीडर कर लेते हैं प्रोविजनल को तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रिजल्ट के बाद में आपके रिजल्ट के सामने प्रोविजनल दिखाते हैं तो फिर आपको मौका देते हैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है
और उसके साथ में उसकी कॉपी, मतलब अपनी डिग्री और उसकी कॉपी दिखाने का। उससे ये होगा, एक दिक्कत होगी कि आपके जॉइनिंग में थोड़ा समय लग जाएगा, अगर आपके रिजल्ट के सामने प्रोविजनल लिखा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन अब जैसे आपने प्रोविजनल दिया है, उन्होंने अगर मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बात की उम्मीद कम है कि प्रोविजनल जो आपके रिजल्ट के सामने प्रोविजनल लिख के आए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगले वैकेंसी के लिए अनस सैफी साहब का सवाल है कि अनस सैफाली साहब हैं, नाम थोड़ा पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, अना सिफाली करके लिखा है। सर लेवल क्या रहेगा क्वेश्चन का? ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। उसमें इन्होंने बात किया है नए एसओ की वैकेंसी के लिए, तो आपका स्टेट 11th एंड 12th लेवल का अगर अच्छा तैयार है तो उससे भी आपका काम चल सकता है, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट के सवाल आएंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे। जो आपके पीजी के सब्जेक्ट के सवाल होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे। मुकेश राठौर जी, इसके बारे में बहुत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली कब वैकेंसी आएगी, लेकिन इसी ईयर एंड तक आने की पूरी संभावना है, क्योंकि एसओ के पद बहुत ज़्यादा खाली है, लगभग हर डिपार्टमेंट में खाली है। विकास श्रीवास्तव जी का सवाल है, सर मैंने डीबी में प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है मास्टर डिग्री का, डिग्री अब आ चुकी है मेरे पास, पर डीबी के टाइम मुझसे लिखवाया भी है नहीं आयोग ने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर नहीं लिखवाया, आपने प्रोविजनल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहते तो डीबी के, अभी थोड़ा समय हो गया, चाहते तो आप डीबी करा के आए थे जब आपकी डिग्री आ गई थी, तो उसकी एक कॉपी आप भेज देते। अभी भी उसकी एक फोटो कॉपी आप सेल्फ अटेस्ट करके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एसओ की वैकेंसी इस पेट से नहीं आएगी, ऐसे श्याम पांडे जी का है। लग तो ऐसा ही रहा है, चूँकि नई पेट का जो है नोटिफिकेशन आ गया है, तो अभी एग्जाम भी हो जाएगा 2-2.5 महीने में, तो उम्मीद यही है कि उसी से आएगी। एक सतीश राय साहब का सवाल है, डीबी के समय डिप्लोमा का प्रोविजनल जमा किया था, बाद में ओरिजिनल की फोटोकॉपी स्पीड पोस्ट कर दिया है, आयोग अपडेट कर देगा या आयोग बाई जाना पड़ेगा बाई हैंड लेकर? नहीं, अगर आपने भेज दिया है और उसमें सब कुछ मेंशन कर दिया है, जैसे जब आप कोई डिग्री डिप्लोमा का कॉपी भेजें तो उसके साथ एक लेटर आपको लिखना होता है, और किसके नाम लेटर लिखना है, किस संबंध में आप लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद में नीचे संलग्नक लिखा जाता है, और उसके बाद में लिखा जाता है कि ये संलग्नक मेरा ये वाला सर्टिफिकेट है और किस मद में मैं ये जमा कर रहा हूँ, किसका मैंने डीबी कराया, विद रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब अगर मेंशन करके आपने भेजा है तो कंसिडर होगा। नहीं तो आयोग के पास तो बहुत सारे लेटर आते रहते हैं, सारा वो कहाँ कलेक्ट करेंगे? तो कभी भी जब आयोग के पास कोई डिग्री डिप्लोमा उस समय आपके पास नहीं रहा हो, उसकी फोटोकॉपी भेजनी है, तो उसके साथ एक लेटर जरूर आपके राइटिंग में या टाइप करा के एक लेटर जरूर होना चाहिए। उस लेटर में विषय लिखा हो, किस विषय से संबंधित है, और जब आप वो पूरा जिक्र करें तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इन सबका, और किस एग्जाम के संबंध में आपका ये है जो आप फोटोकॉपी भेज रहे हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र करें, जिससे वहाँ उनको फाइल ढूंढना आसान हो जाता है और वो आपका अटैच हो जाता है। अदरवाइज एक इंडिविजुअल के लिए देखते रहना, उनको इतना सारा काम है, तो फिर यही होता है कि अगर नहीं हुआ, वो कंसिडर नहीं किए और आप लेके भी नहीं गए हैं, तो ये हो सकता है कि फिर आपका जो रिजल्ट आए उसमें प्रोविजनल लिखा रहे, तो फिर प्रोविजनल वालों को बाद में मौका मिलता है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने का, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, बस ज्वाइनिंग लेट हो सकता है अगर आप प्रोविजनल में आते हैं तो। ये एक सवाल है कि सर क्या एसओ का पे ग्रेड इंक्रीज करने का प्रपोजल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है? तो ऐसा भी रिजेक्शन का कोई बात नहीं आई है, प्रपोजल अभी संज्ञान में है और विचार में चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो एडिशनल स्टेट्स ऑफिसर हैं, मतलब अपर सांख्यिकी अधिकारी, वो 4800 में जाएंगे, और जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं वो 4600 में जाएंगे। इसमें समय लगेगा पर ये होगा। ये स्टैटिक्स बुक राइटर नाम तो बताओ, इन्होंने पूछा है डिजिटल क्लास करके। पिछले वीडियो में मैंने स्टैटिक्स की 2-3 बुक्स आपको रेफ़र करी थी, और उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, वो सब समान रूप से उपयोगी होंगी बेसिक सीखने के लिए। अदरवाइज एनसीईआरटी की 11th और 12th क्लास की जो आती है बेसिक स्टैटिक्स की किताब, वो भी पढ़ लेंगे तो बेसिक के लिए अच्छा रहेगा। वो उतने में आपका टेक्निक आप स्टेट एनालिसिस हो जाएगा, और देन इनफ है उतना। क्योंकि 30 नंबर का मान लीजिए सवाल आता है आने वाले भर्ती में, तो पूरा 30 के 30 आपको उसी में थोड़ी सही करना है, कुछ अपने सब्जेक्ट में सही करेंगे, कुछ उसमें सही करेंगे। एक एजुकेशन हब भैया का कमेंट है, मुझे डीबी के समय एक गर्ल मिली थी, उसने बताया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर में सीएचएम ओ लेवल माना गया था, बट मैं आपसे इसलिए पूछा कि मुझसे उन्होंने प्रोविजनल फिल कराया है, इसलिए मैं थोड़ा तनाव में हूँ। अच्छा, इन्होंने पिछली बार सवाल पूछा था कि ओ लेवल सीएचएम में है तो क्या मान्य होगा, तो मैंने उसी समय बताया था कि बिल्कुल मान्य होगा। नीलेट से कोई भी ओ लेवल है, सॉफ्टवेयर में है, हार्डवेयर में है, सब मान्य होगा, नीलेट वाला मान्य होगा। अगला सवाल है जो कई सारे भैया बहनों का सवाल होता है, सर मेरे बीकॉम एंड एमकॉम डिग्री के हिंदी नाम में अनीश कुमार मौर्य है, जबकि मेरा शुद्ध नाम अनीश कुमार मौर्य है, तो मैंने एक एफिडेविट डीबी के समय दिया था, तो कोई समस्या तो नहीं होगी? बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो आपका इंग्लिश नाम होगा उसमें आप MAURYA लिखते होंगे, तो चूँकि आप वो लिखते होंगे तो वही वाला इंग्लिश वाला वर्जन ही मान्य होता है, इसमें कोई इशू होने वाला नहीं है। आपने वो भी दे दिया है, जैसे ऐसे किसी का शुक्ल नाम हो तो उसमें शुक्ला कई बार गलती से कर देते हैं, यहाँ की मात्रा वाला इशू बहुत ज़्यादा है।
ऐसे टाइटल वालों के साथ में। तो इससे कोई इशू नहीं होगा, मतलब सीधा जवाब ये है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन प्रोविजनल में भी आपका नाम नहीं आएगा, आपका सीधा नाम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द वेंसडे नाइट का सवाल है कि मेरा 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में यूपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। ये कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मान्य होना चाहिए, आपका डिप्लोमा बिल्कुल मान्य होना चाहिए, कोई बट है ही नहीं। अगर पीजीडीसीए मान्य है तो आपका ये यूपी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा है वो भी कंप्यूटर साइंस में बिल्कुल मान्य होगा, और आपका अंतिम सिलेक्शन होना पक्का है, इसलिए कि 63 नंबर है, मोर देन इनफ है। ज़्यादा संभावना है कि आपका जो पहला प्रेफरेंस है वही मिल जाएगा आपको। द बेंड एंड नाइट जी। मनोज पटेल जी का सवाल है फिर अगला, रेगुलर व्यूअर हैं मनोज जी इस चैनल के। सर मेरा फर्स्ट नंबर पे समाज कल्याण भर दिया हूँ, मुझे फर्स्ट नंबर पे अर्थ एवं संख्या चाहिए था, आप कोई विकल्प हो तो। आप कोई विकल्प नहीं है, आपका प्रेफरेंस लिया जा चुका है। और परिवार कल्याण जो है, समाज कल्याण नहीं परिवार कल्याण है, वो भी अच्छा डिपार्टमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो इवन अर्थ एवं संख्या प्रभाग से भी ज़्यादा अच्छा प्रमोशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी भरा आपने, और अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो वो मिल जाएगा। अगर बाय द वे आपके नंबर अच्छे नहीं हैं, आप तो ये मनाइए कि मेरी सेकंड प्रेफरेंस मुझे मिले, तो आपको सेकंड वाला मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर 53-54 नंबर हैं या उससे ऊपर हैं, उसके आसपास हैं, तो आपको पहला ही प्रेफरेंस परिवार कल्याण मिल जाएगा, और विभाग दोनों अच्छे हैं। तो आप अस्वस्थ रहिए मनोज जी, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशन हब साहब का कमेंट है कि मैंने नीलिट से ओ लेवल किया है सेचम में। पिछली बार आपने बताया था कि हाँ मान्य होगा, लेकिन उन्होंने मेरा प्रोविजनल लिखाया है, क्या ये मान्य होगा? प्लीज़ बताएं। बिल्कुल मान्य होगा। प्रोविजनल तो उन्होंने ऐसे लोगों से भी लिखा लिया है, जैसे किसी की डिग्री मैथमेटिक्स में है, किसी की अप्लाइड मैथमेटिक्स में है, किसी की स्टैटिक्स में है, किसी के अप्लाइड स्टैटिक्स में है, उन सबसे प्रोविजनल उन्होंने लिखाया है। लेकिन इसके लिए जब कमेटी बैठेगी तो ये चीज़ें मान्य होंगी, चूँकि जो डिग्री है, डिग्री तो इक्विवेलेंट है, तो उसमें दिक्कत कोई आएगी नहीं। और बाकी जो ओ लेवल उन्होंने लिख के रखा हुआ है, तो ओ लेवल उसमें नहीं लिखा है कि ओ लेवल सॉफ्टवेयर से होना चाहिए सेचम या हार्डवेयर से होना चाहिए, ये सब चीज़ें मेंशन नहीं है। नीलिट से ओ लेवल होना चाहिए, आपने ओ लेवल करके रखा हुआ है तो कोई इशू ही नहीं है, आपका हर हाल में मान्य होगा। अगला सवाल सुरेश यादव जी का है कि प्राइमरी टीचर होम डिस्ट्रिक्ट में और एसओ दोनों में कौन सा बेटर जॉब है? अगर होम डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी टीचर है तो अच्छा है, पर अगर आप थोड़ा प्रमोशन, और अब ये इस पर डिपेंड करता है, अगर आपकी अभी 25 साल या उससे अधिक की सर्विस है तो आप एसओ में आ सकते हैं, आपको प्रमोशन कम से कम 2 मिल जाएंगे, इस बात की संभावना है। और आप जब एसओ में आएंगे तो ज़्यादातर संभावना है कि विकास भवन में बैठेंगे, थोड़ा आपका लाइजनिंग अधिकारियों से, अफसरों से ठीक ठाक हो जाता है, तो बाकी भी काम धाम हो जाते हैं, यही एडवांटेज है। बाकी आप अगर स्पष्टता मुझे पूछें तो मैं हमेशा जैसे 19-20 नंबर कैसे देंगे किसको, तो मैं 20 नंबर प्राइमरी टीचर को दूंगा और 19 नंबर इसमें एसओ को दूंगा, क्योंकि आपका होम जिले में पोस्टिंग मिली हुई है, तो वो बेस्ट है आपके लिए। बाकी एज यू विश। एक मयंक कुमार साहब का सवाल है कि मैंने सुना है कि जो 4600 ग्रेड पे वाले होते हैं अर्थ एवं संख्या प्रभाग में, वो गजेटेड हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपने सही सुना है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी जब प्रमोट होते हैं तो अपर शोध अधिकारी और अपर सांख्यिकी अधिकारी बनते हैं, और ये दोनों 4600 ग्रेड की पोस्टें हैं, 4600 ग्रेड पे की, और ये दोनों गजेटेड पोस्टें हैं अभी यूपी स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपने सही सुना है। अगला सवाल है एआरओ में भी ऐसा ही है क्या? एआरओ डेस्क जॉब है या फील्ड जॉब? एआरओ 90% संभावना है कि आपको इसमें डेस्क जॉब ही करना पड़ेगा, बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई एपिडेमिक या उससे संबंधित कोई डेटा वगैरह कलेक्ट करना है तो किसी के साथ आप फील्ड में चले गए, नहीं ये डेस्क जॉब ही है। मान लीजिए संख्याओं से गुणागणित करने वाला, संख्याओं से खेलने वाला एक बाबू, क्लर्क से तो बड़ी नौकरी है, सॉरी मैंने ऐसे नहीं बोलना है, नौकरियाँ सारी ठीक होती हैं, लेकिन डेस्क जॉब है एक तरह से। भैया का अगला सवाल है सर क्या एसओ का प्रमोशन वीडियो पोस्ट पर भी होता है? कितने दिनों में वीडियो बन सकते हैं? ये डिपेंड करता है, अभी जितने विभागों में एसओ की वैकेंसी आई है उसमें वीडियो कोई कब बन सकता है, जब वो जो वैकेंसी आए वो ग्रामीण विकास में आए, तो ग्रामीण विकास विभाग में इस बार की वैकेंसी में कोई पद ही नहीं था एसओ का। अगर उसमें आए तो जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं वो पंचायती राज में अगर आए तो भी वहाँ तक जा सकते हैं, तो ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं प्रमोट होते हैं, तो उनके कैडर में भी होता है कि वो एसओ तक पहुँचते हैं, फिर वही एसओ जब प्रमोट होगा तो अपर सांख्यिकी बनेगा और वो प्रमोट होगा अगर वो कैडर में होगा, लेकिन वो परसेंटेज अलग अलग डिवाइड होता है, तो इसके वीडियो बनने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि कैडर डिवाइड करते हैं कि किस कैडर से कितने लोग आएंगे इस ऊँचे वाले पद के लिए, उसमें 2-4 पद इसके लिए होते हैं, तो वहाँ तक पहुँचना लगभग वही है कि खाली अनावश्यक आशा पालना है, उसकी उम्मीद कम ही है, लेकिन अपने कैडर में आप निकलते चले जाएंगे। और अभी फ़िलहाल जो अभी की वैकेंसी है उसमें तो था ही नहीं ग्रामीण विकास में या पंचायती राज में, तो फिर इसकी संभावना कम ही है। अगर कोई पंचायती राज में कभी आती है एसओ की वैकेंसी, तो पंचायती राज विभाग में फिर वो अपने उसका कैडर ही अलग होता है, फिर पंचायती राज विभाग में वो जब प्रमोट होगा तो उधर उस कैडर में चला जाएगा, अपर सांख्यिकी अधिकारी बन जाएगा, वो अलग कैडर होता है। वो इस बात की संभावना कि डीपीआरओ के पद के लिए शायद 1 या 2 पद या 1 या 2% इस कैडर से भी आते हैं, सांख्यिकी वाले कैडर से,
लेकिन वो ऑलमोस्ट ज़्यादा समय वो पद खाली ही रहते हैं, चूँकि जो अपर जितने ऊपर लेवल के पोस्टिंग जितनी ज़्यादा होती चली जाती हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। तो जो उनका पेरेंट कैडर होता है कि एडीओ पंचायत या एडीओ विकास जो वहाँ तक पहुँचेंगे, वही उन्हीं का प्रमोशन हो जाए तो बड़ी बात हो जाती है। सांख्यिकी के कैडर वाले लोगों का उसमें नंबर ही नहीं आता है प्रशासनिक पदों के लिए सीधे डायरेक्ट। तो ये सारे आपके सवाल रहे जिसका जवाब देने की मैंने कोशिश की है, और अभी भी आपके जो भी सवाल हों आप इसमें पूछिएगा मुझसे, मैं अगला वीडियो बना दूँगा। वैसे तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मानसून है तो इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इसी के साथ वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ अगली वीडियो की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच।